विद्युत धारा और इसके प्रभाव। अध्याय प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। आप इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला प्रश्न, आप जानते ही हैं कि विद्युत चालक और विद्युत रोधक क्या हैं? क्या आप किसी एक विद्युत चालक और एक विद्युत रोधक का नाम बता सकते हैं? हाँ बच्चों, बिल्कुल सही जवाब। विद्युत चालक लोहे की चाबी या लोहे की कील, सही जवाब। और विद्युत रोधक रबड़ या लकड़ी। बच्चों, आप मुझे इसकी परिभाषा बता सकते हैं? सही जवाब। विद्युत परिपथ वह पथ है जिसमें से होकर विद्युत धारा बहती है। विद्युत परिपथ में विद्युत अवयवों का परस्पर संयोजन होता है। इसी विद्युत परिपथ में सेल, बल्ब, स्विच, बैटरी और संयोजी तारें अवयवों के नाम के साथ जाने जाते हैं। इन अवयवों को दर्शाने के लिए कुछ चिन्हों या प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। आइए इन प्रतीकों को और चिन्हों के बारे में और जानकारी प्राप्त कर लें। बच्चों, विद्युत सेल के प्रतीक में एक रेखा लंबी और दूसरी रेखा छोटी होती है। दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। इसकी लंबी रेखा धन टर्मिनल अर्थात पॉजिटिव टर्मिनल को दर्शाती है और छोटी रेखा ऋण अथवा नेगेटिव टर्मिनल को दर्शाती है। इसके बाद आइए जानते हैं विद्युत बल्ब और उसके प्रतीक के बारे में। विद्युत बल्ब परिपथ में विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा और तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका प्रतीक एक फिलामेंट जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है। फिलामेंट के गर्म होने से ही बल्ब में से प्रकाश उत्पन्न होता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्विच के बारे में। स्विच परिपथ के पूरा होने अथवा अधूरा होने का प्रमाण देता है। स्विच के चालू अथवा ऑन होने की स्थिति में परिपथ पूरा हो जाता है और परिपथ में लगा हुआ बल्ब जल जाता है। स्विच के बंद अथवा ऑफ होने की स्थिति में परिपथ अधूरा रहता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह रुक जाता है और बल्ब नहीं जलता। स्विच को दर्शाने के लिए आप देख पा रहे हैं किस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आइए अब बात करते हैं बैटरी के बारे में। विद्युत सेलों के एक से अधिक संयोजन की व्यवस्था बैटरी कहलाती है। एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल के साथ जोड़ा या संयोजित किया जाता है। सेलों को इस प्रकार संयोजित करने से बैटरी बन जाती है। सेलों को दो तरीकों के साथ जोड़ा जा सकता है, एक श्रेणी क्रम में और दूसरा पार्श्व क्रम यानी कि समांतर रूप में। समांतर रूप में जोड़ने के लिए अक्सर एक मोटी तार या धातु की पत्ती का प्रयोग किया जाता है जो एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल के साथ संयोजित करती है। यह चित्र में दिखाए अनुसार प्रतीक द्वारा परिपथ में दर्शाया जाता है। टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौने, टीवी, रिमोट आदि युक्तियों में बैटरी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं संयोजी तार के बारे में। यह परिपथ में एक अवयव को दूसरे अवयव के साथ संयोजित करने का कार्य करती है और परिपथ को पूरा करती है। संयोजी तार एक अच्छी विद्युत चालक की बनी होनी चाहिए। संयोजी तार के ऊपर एक रंगीन रोधक परत चढ़ाई जाती है। यह संयोजी तारें तांबे की बनी होती हैं। आप जानते ही हैं कि तांबा विद्युत का अच्छा चालक होता है। बच्चों, इन सभी अवयवों को जोड़कर परिपथ बनाया जाता है। परिपथ को दर्शाने के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करके परिपथ रेखा चित्र बनाया जाता है। बच्चों, आइए वही क्रियाकलाप को दोहराते हैं जो आप पिछली कक्षा में कर चुके हैं। यहाँ एक विद्युत परिपथ बनाया गया है जिसमें एक सेल, एक बल्ब और दो ड्राइंग पिनों और एक सुरक्षा पिन का प्रयोग किया गया है, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं। परिपथ में बल्ब केवल तब ही जलेगा जब स्विच ऑन की स्थिति में हो और परिपथ पूरा हो। इसके साथ पूर्ण परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो परिपथ में किसी भी हिस्से में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती और बल्ब दीप्त नहीं होता। बच्चों, इस क्रियाकलाप को आपने देखा। क्या आप इस चित्र को अपनी कॉपी में भी बना सकते हैं? तो आप इसके लिए क्या करेंगे? अभी अभी आपको जानकारी प्राप्त हुई प्रतीकों के बारे में और हमने यह भी बताया कि प्रतीकों का प्रयोग कर हम रेखा चित्र बना सकते हैं। क्या आपके द्वारा बनाया गया रेखा चित्र जैसा कि अभी आपको दर्शाया जा रहा है उसके जैसा है? यहाँ हमने दो रेखा चित्र दर्शाए हैं जिसमें एक में स्विच ऑन की स्थिति में है और दूसरे में स्विच
ऑफ की स्थिति में है। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि बल्ब किस प्रकार से दीप्त हो जाता है। बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे तंतु अथवा फिलामेंट कहते हैं। यह तभी दीप्त होता है जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कई बार बल्ब का तंतु टूट जाता है और वह फ्यूज हो जाता है। बच्चों, आप अभी अभी जो प्रयोग किया है उस प्रयोग को अपने घर पर करके देखें और प्रयोग के बाद आप बल्ब को जब छुएंगे तो आप पाएंगे कि बल्ब गर्म है। तो ऐसा क्यों हुआ? आइए एक और क्रिया करते हैं और इसके बारे में और जानकारी भी प्राप्त करते हैं। अब हम एक विद्युत परिपथ बनाएंगे जिसके लिए हम लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा नाइक्रोम का एक तार का टुकड़ा लेंगे और इसे 2 कीलों के बीच में बांध देंगे, जैसा कि आपको दर्शाया गया है। नाइक्रोम की तार विद्युत साधित्रों की मरम्मत करने वाली किसी दुकान से यानी किसी इलेक्ट्रिशियन की दुकान से आप ले सकते हैं। इस तार को स्पर्श करके देखिए। अब स्विच को ऑन की स्थिति में लाकर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। कुछ सेकंड के पश्चात तार को स्पर्श कीजिए। इसे अधिक समय तक पकड़े मत रहिए वरना आपका हाथ जल जाएगा। तो आपने पाया कि किस प्रकार से विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण नाइक्रोम की तार गर्म होगी। इसी प्रकार से विद्युत बल्ब भी गर्म हो जाता है। जब किसी तार में से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहा जाता है। क्या आप कुछ ऐसे विद्युत उपकरणों या साधित्रों का नाम बता सकते हैं जिनमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है? आइए एक सूची बनाते हैं। आपने अपने घर में देखा होगा कि विद्युत तापक, विद्युत इस्त्री, विद्युत केतली, हेयर ड्रायर और विद्युत गीजर, इन सभी में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं विद्युत तापक के बारे में। विद्युत तापक में आप देख पाएंगे कि इसमें तारों की एक कुंडली होती है। तार की इस कुंडली को विद्युत तापन अवयव या फिर एलिमेंट कहा जाता है। यदि आप इसे बिजली के स्विच में डालकर यानी कि मेन से संयोजित करके स्विच को ऑन की स्थिति में लाएंगे तो आप देख पाएंगे कि रक्त तप्त होकर यह अवयव ऊष्मा देने लगता है। किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उस तार के पदार्थ, लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है। अतः विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न लंबाई, मोटाई और विभिन्न पदार्थों के अवयव बनाए जाते हैं। परंतु विद्युत परिपथों को जोड़ने में प्रयोग होने वाले तार, जो कि संयोजी तार कहलाते हैं, सामान्यतः गर्म नहीं होते। इसके विपरीत कुछ विद्युत साधित्रों के अवयव इतने अधिक तप्त हो जाते हैं कि आसानी से देखे जा सकते हैं, जैसा कि आप विद्युत बल्ब के फिलामेंट किसी विद्युत तापक के एलिमेंट में देख पाते हैं। यदि किसी तार में से दुर्घटनावश विद्युत धारा का मान सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाए तो तार अति तप्त यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म हो सकती है, पिघल सकती है और जिससे आग लग सकती है। विद्युत परिपथों में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने का एक कारण विद्युत तारों का आपस में जुड़ना होता है। ऐसा टूट फूट और तारों के विद्युत रोधन के हटने के कारण हो सकता है। इसे लघुपतन यानी कि शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। अत्यधिक धारा प्रवाहित होने का एक और कारण भी हो सकता है, जो कि है एक ही सॉकेट में कई उपकरणों को लगाया जाना। परिपथ में इसे अतिभारण भी कहा जाता है। बच्चों, आप निरंतर अपने अखबारों में पढ़ते होंगे कि अतिभारण और लघुपतन के कारण कई बार दुकानों और घरों में आग लग जाती है। ऐसा होने से बचने के लिए क्या किया जाए? बच्चों, कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वे शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने के लिए किया जाता है। सभी भवनों में प्रत्येक विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं। यदि परिपथ में उचित फ्यूज लगा है तो यह पिघल जाएगा, जिससे परिपथ टूट जाएगा। अतः फ्यूज सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदकों यानी कि MCBs का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है तो ये ऐसे स्विच होते हैं जो स्वतः ही ऑफ हो जाते हैं। आप इन्हें फिर से ऑन कर दें तो परिपथ पुनः पूरा हो जाता है।
ध्यान दें कि डब्बे पर आईएसआई का चिन्ह अवश्य देखें। सदैव आईएसआई चिन्ह वाले उचित फ्यूज़ों जिनका उल्लेख किसी विशेष अनुप्रयोग के लिए किया गया हो का ही उपयोग करना चाहिए। फ्यूज़ के स्थान पर किसी भी तार या धातु की पट्टी का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए।